नमस्कार दोस्तों, आज की इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बात करेंगे हम हाई स्कूल के साइंस की। ये महा मैराथन वीडियो है। इसमें सभी लेसन को एक-एक वीडियो में एक-एक लेसन होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड में जो आएंगे उसी को देखकर कराए जाएंगे। और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सीरियल वाइज वीडियो को देख लें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें मैं बारीकी से आपको समझाता हूँ। पहला लेसन है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। इसका जो अध्याय है इसमें पाठ है रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण। पहला पाठ है हमारा रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, जब रासायनिक अवक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अवक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अवक्रिया को रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ हों और वो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए तो वो रासायनिक अवक्रिया कहलाएगी। जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम का सूत्र ये है Mg। देखो यहाँ पर Mg, जब Mg और HCl आपस में संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। और एक और क्या है, ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। ये वाले अभिकारक कहलाते हैं, जो शुरू वाले प्रोडक्ट होते हैं, और ये बाद वाले कहलाते हैं हमारे उत्पाद। अभिकारक Mg और HCl इधर वाले साइड में होंगे, वो जो क्रिया करेंगे वो अभिकारक, और जो बनेंगे अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो कहलाएंगे हमारे उत्पाद। देखो दो अभिकारक, एक मैग्नीशियम और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसका सूत्र होता है, दोनों क्रिया करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, नया पदार्थ बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, CaO, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जिसका ये से कहते हैं हम बिना बुझा चूना। बिना बुझे चूने में जब हम पानी मिलाएंगे तो बुझ जाएगा, नहीं बुझ जाएगा। जल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा CaOH का होल ट्वाइज। देखो Ca का एक है, Ca का एक है, यहाँ पर पूरा कैल्शियम का है। O के एक ये दो O के, तो O के दो लगेंगे, यहाँ पर O के दो हो गए। H का दो है तो होल ट्वाइज के अंदर है H, तो H के भी दो है यहाँ पर। तो देखो दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके प्रकार हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे बारीकी से पढ़ेंगे आप। संयोजन अभिक्रिया में देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ बनाएंगे, यानी दो अभिकारक होंगे, एक अभिकारक ये हो गया CaO, एक हो गया हमारा जल, आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे, एक पदार्थ बनाएंगे या एक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। देखो एक उत्पाद बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूना और जल, मैंने भी रसायन समीकरण बताई थी आपको। कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब आपस में क्रिया करते हैं, दो उत्पाद अभिकारक हैं, लेकिन क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं। जब दो से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं या एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ये क्या कहलाएगी, हमारी संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। यानी दोनों का योग हो जाता है, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, मतलब बुझा हुआ चूना बना रहे हैं। जब ये बिना बुझे चूना जल के साथ क्रिया करा के बुझा हुआ चूना बन गया। ठीक है, अब अगली क्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। देखो एक अभिकारक है हमारा और उत्पाद दो बना रहा है, एक और दो नहीं बना रहा है, तो ये कहलाती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम CaCO3, जब इसे गर्म करते हैं ऊष्मा, मतलब इसे गर्म करते हैं अधिक ताप पर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। दो भागों में टूट गया। एक अभिकारक, देखो वह करिए जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद, दो उत्पाद बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो दो उत्पाद बना रहा है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या अपघटन अभिक्रिया। दो वियोजन हो गया, इसका वियोजन का मतलब टूट गया, ये दो भागों में टूट गया, नहीं टूट गया, तो यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब अगली बात करेंगे हम, तीसरी अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जैसे देखो Fe आयरन अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो ये क्या कर रहा है, उसका यौगिक है कॉपर सल्फेट का यौगिक क्या है, कॉपर सल्फेट,
तो कॉपर का जो यौगिक है कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या करता है, अधिक क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील धातु यानी कॉपर को उससे अलग हटा देता है, उसे विस्थापित कर देता है, मतलब अपने आप जुड़ जाएगा, यहाँ पर एफ ही जुड़ गया हूँ कॉपर की जगह और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो वही डेफिनेशन समझो आप, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे अपक्रियाशील की एक श्रेणी है, हम आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे ये है, इसमें देखो पोटेशियम अधिक अपक्रियाशील है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, ये अपक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है आपका। ठीक है, ये अपक्रियाशीलता का क्या है, घटता हुआ आपका क्रम है। इसमें जो ऊपर है सबसे पोटेशियम वो अधिक अपक्रियाशील है, और उससे जो कम है नीचे है सोडियम, वो उससे कम अपक्रियाशील है। ये अपक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है आपका। इसमें जो ऊपर अधिक होगा अपक्रियाशील होगा वो नीचे कम अपक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है, उससे कम देखो अपक्रियाशीलता घट रही है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनकी सबकी कम अपक्रियाशील धातु है। ये नीचे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आप, नीचे कम क्रियाशील धातु हैं। तो इसमें देखो बेटा आप, इसमें अगर मैं क्रिया कराऊं, जैसे मैंने कोई रासायनिक समीकरण ले ली, यहाँ पर मैं ले लूँ, यहाँ पर देखो ये Ag है, Ag कहाँ है इसमें, Ag ये है, इसमें Ag दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, ये है Ag, Ag ये है नीचे, Ag है ये Ag। और मैं ले लूँ कॉपर, कॉपर देखो कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु किससे, Ag से। अगर मैं यहाँ पर क्रिया कराऊँ, क्रिया किसकी कराऊंगा मैं यहाँ पर, देखो Ag की क्रिया कराऊँ मैं कॉपर सल्फेट से, Ag क्रिया कॉपर सल्फेट से कराऊँ तो Ag क्या हमारी कम क्रियाशील धातु है और कॉपर क्या अधिक क्रियाशील धातु है। देखो इसमें Ag जो है वो कम क्रियाशील है, कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील धातु अधिक अपक्रियाशील धातु को नहीं हटा पाएगी। यहीं पर अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर होगा Fe, Ag की जगह Fe हो तो ये कॉपर को हटा देगा। क्यों, ये कॉपर को हटा देगा, क्यों हटा देगा, क्योंकि Fe अधिक अपक्रियाशील है और Ag क्या है कम क्रियाशील है, तो कॉपर को नहीं हटाएगा। Fe अधिक अपक्रियाशील है तो Fe जो है यहाँ पर देखो Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है नहीं है, तो Fe अधिक अपक्रियाशील है, कॉपर जो है कम क्रियाशील है, तो Fe कॉपर को हटा देता है। तो वही रासायनिक समीकरण यहाँ पर बन जाएगी, Fe कॉपर सल्फेट, Fe जो है अधिक अपक्रियाशील है तो कॉपर को हटा दिया उसने और Fe उस जगह लग गया। और अगर मैं यहाँ पर देखो Ag है ये और ये है हमारा कॉपर, तो यहाँ पर अगर मैं Ag की क्रिया कराऊँ कॉपर सल्फेट, Ag की क्रिया करवाऊँ मैं कॉपर सल्फेट से, तो ये कम क्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को नहीं हटाएगी, कोई अपक्रिया नहीं होगी इसमें, इसकी कोई अपक्रिया नहीं होगी, आगे लिख देंगे कोई अपक्रिया नहीं। ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया, अगली अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कैसे आयनों का आदान प्रदान होता है, देखो ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है ये, और ये क्या हमारा BaCl2। सोडियम सल्फेट ने क्या किया, देखो यहाँ पर Na पे आप जानते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज होता है Na2 और SO4 पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। यहीं पर BaCl2 बात करें, Ba पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर होता है नेगेटिव। यहाँ पर आगे बात करें हम तो देखो क्या होगा, ये आयनों का आदान चेंजिंग हो जाएगी। Na पॉजिटिव है, जिसमें पॉजिटिव था वो क्या करेगा, क्लोरीन के नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ में, और यहाँ पर जो Ba है वो SO4 के साथ में जुड़ जाएगा। Na जो होगा वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और जो Ba है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा, देखो Na जो पॉजिटिव है निशान, इधर देखो आगे, ये आगे बन जाएगी हमारा समीकरण, जो Na है वो क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो जो Na है वो किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, और Ba के साथ जुड़ेगा SO4 के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट, BuSO4 के साथ जुड़ेगा, और जो Na है वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl, शुरू में 2 लगा देंगे हम। ठीक है, यही सब क्रिया बनी हुई है। Na2SO4, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो बेरियम सल्फेट और नमक बनता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये आयन इसके साथ जुड़ जाता है और ये वाला बेरियम सल्फेट, बेरियम जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है। अन्य अपक्रियाएँ हैं हमारी, इंपोर्टेंट अपक्रिया है अपचयन या ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ द्वारा, या अक्सर पूछ जाती हैं, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने। हाँ तो देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी पदार्थ द्वारा परमाणु
को ग्रहण करने या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। उपचयन कहते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण हो रही है, O पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब O ग्रहण हो रहा है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एस और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या हो रहा है? SO2 बन रहा है। ऑक्सीजन का जो हो रहा है वो योग हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन। अपचयन में क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने, यानी हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण होगा, H पॉजिटिव मतलब H जो होगा ग्रहण होगा, और O का क्या होगा? निष्कासन होगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन कहते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये होगा, इसमें दोनों अपक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन में अपचयन अपक्रिया। देखो आगे मैं समझा रहा हूँ। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जहाँ पर दोनों अपक्रिया होंगी, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगी, उसे कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। और ध्यान रखना, अगर रेडॉक्स अपक्रिया पूछने लगे तो ऑक्सीकरण अपचयन की दोनों की डेफिनेशन लिखना, फिर उसे बाद में लिख देना, ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। देखो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ध्यान समझना, इसमें अपचयन ऑक्सीकरण दोनों समझा रहा हूँ मैं। कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, कॉपर बन गया, तो यानी क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है इसमें कॉपर ऑक्साइड का। लेकिन H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगी वहाँ ऑक्सीकरण, जहाँ ऑक्सीजन निकलेगी वहाँ अपचयन हो रहा है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन साथ अपक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो, वो कहलाएगी हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है? बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, वो ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। देखो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तब बनना है हमारा, क्या बनना है? नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 N के 2 हैं, O के 2 हैं, यहाँ पर 2 शुरू में लग जाएंगे तो ये NO हो जाएगा, 2NO। संक्षारण क्या है हमारा? ध्यान समझना, लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात अम्ल नमी के संपर्क में आने के कारण उन पर ललमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी आप उसमें लोहे को डाल देते हैं तो उस पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। तो यही तो क्रिया कहलाती है हमारा लोहे का जंग लगना। लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात अम्ल नमी के संपर्क में आने के कारण उन पर ललमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है। देखो होगा आपने लोहे को हम वातावरण में डाल देते हैं तो उसमें ललमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है, नहीं जम जाती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ध्यान रखना ये बात। आगे जब कोई, ये तो लोहे पर जंग लगना पूछे तो ये डेफिनेशन लिखनी है ऊपर वाली। अगर वो पूछने लगे संक्षारण कैसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संचरित होती है, मतलब उसमें नष्ट होने लगती है। जो धातु होती है वो नष्ट होने लगती है। अगर अम्ल नमी के सामने आएगी हम कोई लोहे को डाल दें जैसे, तो अम्ल या नमी के कारण वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण कहते हैं। ध्यान रखना ये बात। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संचरित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। अब वो उपाय पूछने लगे कि संक्षारण कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए है, नीचे लिखवा दिया है मैंने। अगर पूछने लगे वो, इससे बचने के लिए लोहे की सतह पर पेंट कर दिया जाता है। पेंट ऑक्सीजन तथा नमी की लोहे को संपर्क में नहीं आने देता। पेंट क्या करता है? वो ऑक्सीजन तथा नमी को लोहे पर आने नहीं देता, जिससे लोहा खराब नहीं होता है। ठीक है। अब एक टॉपिक और रह गया, विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या है हमारा? ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये इस पार्ट का। जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है, जब हम कोई खाद्य सामग्री होती है जैसे अचार वगैरह है या कोई सब्जी वगैरह है, उसे हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा कि स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। अगर सब्जी को आपने 2-3 दिन बाद देखा, आपने स्वाद उसे खाया तो उसमें स्वाद अलग अजीब तरीके से गंध आने लगती है, तो ये उसे विकृत गंधी कहते हैं। तो सब्जी को क्या कहेंगे? विकृत गंधी कहेंगे। और ये प्रक्रिया तथा ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी विकृत गंधता कहलाती है। ध्यान रखना, जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके खाद में तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं उस पदार्थ को, तथा ये प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। अच्छी खासी डेफिनेशन है, इसे अच्छे से याद कर लेना। और इसका उपाय क्या है? जैसे हम खाने को क्या करते हैं? फ्रीज में रख देते हैं, तब उस काफ़ी समय तक चलता है। विकृत गंधता उसमें जो होती है वो थोड़ी बहुत जो गंध होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये टॉपिक इसी में से, पहले लेसन में से जो कुछ आएगा वो इसी में से आ जाएगा, इसलिए अच्छी तरीके से आप इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और ये मैराथन क्लासे एक तरफ से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जिससे आपको वीडियो आपके पास